अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका स्वागत। आज हम अर्थशास्त्र का परिचय भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र, जिसमें हम अर्थशास्त्र के क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र के बारे में अर्थशास्त्रियों के विचारों में बहुत कम समानता पाई जाती है। परिभाषाओं में भिन्नता के कारण अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में भी मतभेद पाए जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अर्थशास्त्र की 5 प्रकार की परिभाषाएं प्रमुख रूप से दी जाती हैं। जॉन नेविल कीन्स ने अर्थशास्त्र की प्रकृति व क्षेत्र का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। जॉन कीन्स ने अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में अर्थशास्त्र की प्रकृति, अन्य विषयों से संबंध व आर्थिक नियमों की कमियों का समावेश किया है। आजकल अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक व एक फर्म का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत इकाइयों के समूह जैसे एक देश के आर्थिक व्यवहार के स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व या आर्थिक कल्याण का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय व रोजगार, सामान्य कीमत स्तर, आर्थिक विकास, वितरण का समष्टिगत सिद्धांत आदि का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम सन 1933 में रेगनर फ्रिश ने व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स तथा समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग किया। माइक्रो तथा मैक्रो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज तथा मैक्रोज से हुई। माइक्रो तथा मैक्रो का अर्थ क्रमशः सूक्ष्म व व्यापक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में एन ग्रेगरी मैनकीव की निम्न परिभाषा महत्वपूर्ण है। व्यष्टि अर्थशास्त्र वह अध्ययन है कि कैसे परिवार व व्यावसायिक फर्में निर्णय लेते हैं तथा वे विशेष बाजारों में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था में फैली हुई घटनाओं का अध्ययन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक व एक फर्म का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन कीमत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता द्वारा एक निश्चित कीमत व आमदनी की स्थिति में उसकी संतुष्टि को अधिकतम करना। इसी प्रकार एक उत्पादक द्वारा एक वस्तु या सेवा की निश्चित कीमत की स्थिति में उसके उत्पादन को अधिकतम करना। इसी प्रकार एक फर्म द्वारा अथवा समान फर्मों के समूह जिसे उद्योग कहते हैं, में निश्चित कीमत पर लाभ व उत्पादन को अधिकतम करना इत्यादि। वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत भी साधनों की कीमत को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है, जैसे श्रम की कीमत मजदूरी, पूंजी के उपयोग की कीमत ब्याज, भूमि के उपयोग की कीमत लगान, उद्यमशीलता के उपयोग की कीमत लाभ इत्यादि। साधनों की कीमत को साधनों के प्रतिफल के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई का आंशिक व कुल व्यष्टिगत यानी पार्शियल व टोटल अर्थशास्त्रीय अध्ययन होता है। वस्तु की कीमत को परिवर्तनशील तथा अन्य कारकों
जैसे उपभोक्ता की आय इत्यादि को स्थिर मानकर किए जाने वाला अध्ययन आंशिक अध्ययन कहा जाता है, किंतु जब सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं तो उसको कुल व्यष्टिगत अध्ययन कहा जाता है। व्यष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन जब कीमत इत्यादि आर्थिक चरों को स्थिर मानकर होता है तो उसे व्यष्टिगत स्थैतिक अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं उसे व्यष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। आर्थिक चरों को निरंतर गतिशील अवस्था में मानकर किया गया अध्ययन व्यष्टिगत प्रावैगिक अध्ययन कहलाता है। संक्षेप में व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों की क्रियाओं तथा उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक वस्तु की कीमत का निर्धारण, एक उपभोक्ता या फर्म का संतुलन तथा एक विशेष बाजार आदि का अध्ययन किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, मांग तथा पूर्ति, उत्पादन व लागत सिद्धांत तथा आर्थिक कल्याण की विवेचना की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, देश में विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। व्यापक अथवा समग्र स्तरों के संदर्भ में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र को सामान्य आय व रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित जॉन मेनार्ड कीन्स की सन 1936 में द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित होने लगे। गार्डनर एक्ले के शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप से विचार करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक जीवन के पूरे विस्तार की सभी विमाओं यानी दिशाओं से होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की तरह ही समष्टि अर्थशास्त्र में भी एक कारक के आधार पर समष्टिगत आंशिक अध्ययन किया जाता है, किंतु सभी कारकों को परिवर्तनशील मानते हुए समष्टिगत कुल अध्ययन होता है। समष्टिगत कुल के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, बचत का स्तर, विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि व विकास में उतार चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन होता है। समष्टिगत अर्थशास्त्रीय अध्ययन भी स्थिर अवस्था में समष्टिगत स्थैतिक कहलाता है, किंतु जब दो स्थिर अवस्थाओं की तुलना करते हैं इसे समष्टिगत तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। इसी प्रकार निरंतर गतिशील अवस्था में किया जाने वाला अध्ययन समष्टिगत प्रावैगिक कहलाता है। संक्षेप में समष्टि अर्थशास्त्र में समूची अर्थव्यवस्था का अध्ययन सामूहिक रूप में किया जाता है, जैसे कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजस्व, आर्थिक विकास, व्यापार चक्र आदि। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री विषय सामग्री में आर्थिक प्रणालियां जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक नीतियां जैसे मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आर्थिक आयोजन आदि का अध्ययन शामिल करते हैं। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर निम्न तालिका के द्वारा हम देख सकते हैं। अध्ययन की इकाई के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्तिगत इकाई का, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में एक देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। मान्यता के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता व रोजगार होता है, सरकार का दखल नहीं होता, वह स्वतंत्र कीमत तंत्र होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादन के साधनों का
वर्तमान वितरण पहले से ही निर्धारित है। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों के लिए होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उत्पादकता का विस्तार व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों हेतु होता है। विश्लेषण के उपकरण के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण कीमत संयंत्र है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उपकरण राष्ट्रीय आय के स्तर का निर्धारण है। अध्ययन की स्थिति के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का जब वे संतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में हो तब अध्ययन किया जाता है। संतुलन के प्रकार के आधार पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में आंशिक संतुलन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य संतुलन। परिवर्तन के आधार पर व्यष्टि के परिवर्तन समष्टि की स्थिरता में भी हो सकते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि की स्थिरता पर व्यष्टि की बनावट में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। विरोधाभास के आधार पर व्यष्टि के लिए बचत लाभकारी है, जबकि समष्टि के लिए बचत अलाभकारी है। छोटी छोटी असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों की सहायता से बड़े समूह बनते हैं। असंख्य व्यक्तिगत इकाइयों के उपभोग, उत्पादन, श्रमिकों व अन्य साधनों को जोड़कर समष्टिगत उपभोग, उत्पादन व कुल संसाधनों के स्तर ज्ञात होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। धन्यवाद।